गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। किसकी बात किए थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिरकार होता क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में समझाया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल नंबर पे डिपेंड करता है, संख्या पे निर्भर करता है। उस प्रॉपर्टी को हम असंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया 4 टाइप्स के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। osmotic pressure नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज बारी बारी से हम लोग इसी को देखेंगे। तो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? में फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में कमी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर, वेपर मीन्स वाष्प, प्रेशर मीन्स दाब। तो वाष्प दाब, लोअरिंग एक शब्द है अंग्रेजी का लो। लो मतलब क्या होता है? कम। तो लो, लोअर, लोएस्ट यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरिजन जहाँ पर होगा उसके लिए टर्म यूज करते हैं लोअर। लोअर मीन्स दूसरे से कम, किसी की तुलना में कम, तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर। तो लोअरिंग हो गया। और रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, आपेक्षिक नहीं। तो रिलेटिव लोअर पहला जो है वह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए हमको 3 टर्म में समझना पड़ेगा। कितने टर्म में? 3 टर्म में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर के बाद समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो कितने टर्म में सीखेंगे? 3 टर्म में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर को। किसको देखेंगे? वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। किसको देखेंगे? वाष्प दाब को देखेंगे। तो ये वाष्प दाब होता क्या है शो आप देखिए पहले। जैसे सपोज करते हैं यह कोई बर्तन है, ठीक। यह बर्तन में अगर हम वाटर या कोई सॉल्वेंट रख देते हैं, इस बर्तन में क्या रख देते हैं? सॉल्वेंट रख देते हैं। सॉल्वेंट में जैसे सपोज करते इसमें वाटर ही रख देते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट
इस प्योर सॉल्वेंट में हमने एग्जाम्पल किसका ले लिया है, H2O का। अब इस प्योर सॉल्वेंट को अगर हम हीट करेंगे तो इसका स्वाभाविक है वेपर बनेगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो स्वाभाविक है पानी क्या होगा, उबलेगा। पानी क्या होगा, उबलेगा। पानी गर्म होगा, पानी का वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। और वाष्प बन के और ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इस बर्तन को बंद कर दें, बर्तन को क्या करें, बंद कर दें ऐसे, तब क्या होगा कि इसका जो वाष्प बनेगा वह वाष्प उड़ेगा नहीं, इसी में कंडेंस जमा होता रहेगा। यानी आप यह देख लीजिए कि यह आपका है लिक्विड और यह आपका क्या है, वेपर। क्या है यह, वेपर। एक है लिक्विड तो एक क्या है, वेपर। यानी कि पानी के केस में हम देखते हैं, आप जानते हैं कि H2O जब गर्म होता है तो वाष्प में चेंज होता है, जब ठंडा होता है तो फिर वो पानी बन जाता है, जल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। यानी कि लिक्विड हमेशा वेपर में और वेपर हमेशा लिक्विड में इस प्रकार से चेंज होता रहता है। यानी H2O जो वेपर है वह चेंज करेगा किस चीज़ में, लिक्विड में। H2O जो लिक्विड है वह चेंज करेगा किस चीज़ में, वेपर में। यानी H2O वेपर, H2O क्या है, वेपर। और वेपर फिर ठंडा होगा तब वह क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो वाटर के केस में हम देख क्या रहे हैं कि H2O वाष्प में बदला, लिक्विड यानी द्रव जो है वो वाष्प में बदलेगा, वाष्प जो है वह द्रव में बदलेगा। तो आप लिक्विड और वेपर एक दूसरे में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर लिक्विड जो वेपर में चेंज किया उस घटना को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। लिक्विड जब वेपर में चेंज होगा तो उस घटना का नाम होगा वेपोराइजेशन, यानी उसको हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण। और वेपर जब लिक्विड में चेंज होगा तो उस घटना को कहेंगे कंडेंसेशन, और वह संघनन। कंडेंसेशन का हिंदी क्या होगा, संघनन। तो लिक्विड वेपर में चेंज किया, वाष्पीकरण। वेपर लिक्विड में चेंज किया, संघनन। दोनों घटना यानी वाष्पीकरण भी होगा, संघनन भी होगा, वेपोराइजेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। तो कुछ न कुछ तो स्पीड से होगा, कुछ न कुछ तो रेट से होगा। पानी को ग्लास में रखे वो वेपर बन गया, नहीं बना। वो टाइम के साथ, समय के साथ उसके फेज में चेंजेज आते हैं, समय के साथ उसके अवस्था में परिवर्तन आता है। तो समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर रेट होगा, स्पीड होगा, दर होगा, नहीं तो उस दर को कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण का दर। वाष्पीकरण के दर से लिक्विड वेपर में चेंज होगा। कंडेंसेशन के दर से वेपर लिक्विड में चेंज होगा। यानी यह जो इसमें चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। और यह जो चेंज करेगा उसको कहेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो वाष्पीकरण के दर से लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है और संघनन के दर से वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जहां पर कि जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में चेंज करेगा उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में चेंज करेगा। यानी दोनों का जो रेट होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ
कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। तो यहाँ अब समझ लीजिए कि जब लिक्विड वेपर में चेंज करेगा, वेपर लिक्विड में चेंज करेगा, दोनों का स्पीड, दोनों का दर, दोनों का वेग जब बराबर हो जाएगा, मतलब कि जितना दर से, जितना वेग से लिक्विड वेपर में चेंज करेगा, उतना ही वेग से वेपर लिक्विड में चेंज करेगा, तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, कहाँ हो? इक्विलिब्रियम में। कहाँ पर हो? इक्विलिब्रियम में हो, तब स्वाभाविक है वेपर ऊपर है, तो वेपर इस पर, अगर अपने सर पर हम किताब का बंडल रख लेंगे तो सर मेरा भारी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि किताब हमारे सर पर क्या लगाएगा? एक दाब लगाएगा। क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। तो उसी तरह से वेपर जब ऊपर है और ये नीचे है, तो यह वेपर इस पर दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। वह प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। कि जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, साम्यावस्था में हो, तब वेपर द्वारा लिक्विड के सतह पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाएगा? इस पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? इस पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। यह डिपेंड करता है किस चीज़ पर? दूसरा पॉइंट ये भी लिख दीजिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी यह टेम्परेचर के सीधा समानुपाती है। ताप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट भी दो टाइप का होता है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल मतलब उड़नशील, जो उड़ गया। जैसे कपूर को रख दीजिए, उड़ जाएगा। लेकिन चीनी को रखिएगा, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो चीनी कहलाएगा नॉन वोलेटाइल, कपूर कहलाएगा वोलेटाइल। तो वहाँ पर भी वेपर को ये प्रभावित करता है। सॉल्वेंट का नेचर भी प्रभावित करता है। जिसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो जल्दी वेपर में चेंज नहीं होगा। जिसके बीच इंटरेक्शन कम होगा वह जल्दी वेपर में चेंज होगा। तो ये आपका था वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को परिभाषित कैसे करेंगे कि वह वाष्प का दाब जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होगा, तब वेपर द्वारा लिक्विड के सतह पर, सरफेस पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। उसको थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ। कि जब लिक्विड तथा वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हों तो
वेपर द्वारा लिक्विड के सतह पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या हमने लिखा कि जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो तो वेपर द्वारा लिक्विड के सतह पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो आपने देखा वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो हमने अब भी बताया था कि वेपर प्रेशर जो है वह सॉल्यूट पार्टिकल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी सॉल्यूट पार्टिकल जो है वह वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, यानी केस फर्स्ट। When solute is non-volatile, कि जब सॉल्यूट जो है, घुल्ले जो है, विलय जो है वह अउरणशील हो तो क्या होगा। तो आप समझिए, देखिए यहाँ एक हमने लिया प्योर सॉल्वेंट और एक हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। क्या ले लेते हैं? सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। अब इसका भी वेपर बनेगा, इसका भी वेपर बनेगा, यानी इसका भी वेपर होगा और इसका भी वेपर होगा, दोनों का वेपर होगा। आप पानी को गर्म करेंगे तब भी वाष्प बनेगा, शरबत को गर्म करेंगे तब भी वाष्प बनेगा। नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका भी वेपर प्रेशर होगा, यानी इसके वेपर प्रेशर को हम लोग कहेंगे पी नॉट। क्या कह दें? पी नॉट। और इसके वेपर प्रेशर को कह देते हैं पी एस। वेपर प्रेशर को सूचित कर देते हैं किस चीज़ से? पीएस से, पीएस से। आप देख लीजिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसको किस चीज़ से डिनोट किए? पी नॉट से। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उसको डिनोट किए किस चीज़ से? पीएस से। ये डिमॉन्स्ट्रेशन था। अब आपको यह समझना है कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। एक तरफ पानी है, एक तरफ शरबत है। स्वाभाविक है, पानी अकेला है, उसमें सॉल्यूट नहीं है। लेकिन शरबत में क्या है? सॉल्यूट के रूप में चीनी है। तो सॉल्यूट के रूप में चीनी है, तो सॉल्यूट का काम, चीनी का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वह सॉल्वेंट के एस्केपिंग टेंडेंसी यानी उड़ने की क्षमता को घटाता है। तो
तो अगर एक गैस पर आप पानी रख दो, एक पर शरबत रख दो, तो देखना पानी जल्दी वाष्पित होगा और शरबत देरी से वाष्पित होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीनी जो है वह पानी के उड़ने की क्षमता को, पानी को के वाष्प में बदलने की क्षमता को घटा रहा, बदलेगा लेकिन उसके घटाने के कारण थोड़ा देरी से बदलेगा। कैसे बदलेगा? देरी से बदलेगा। तो आप समझिए कि अगर ये 100 mm पर, अगर इसका ये है कि 100 डिग्री सी पर अगर ये उबलने लगेगा तो वो 100 से क्या होगा? ज़्यादा पे उबलेगा, ज़्यादा पे उबलेगा। क्योंकि इसका 100 पर वाष्प दाब जितना बन जाएगा उतना इसका 100 पर वाष्प दाब नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए। तो हमेशा P0 का मान यानी इसके वेपर प्रेशर का मान इसकी तुलना में अधिक होगा। ये इसका ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, इसका कम वेपर बनेगा, कम प्रेशर होगा। तो यानी ऑलवेज P0 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा PS से। P0 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? PS से। तो P0 में से ही हम P0 माइनस PS घटा देते हैं तो यही देता है डेल्टा P। क्या देता है? डेल्टा P, जो डेल्टा P कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर। अगर मान लीजिए इसका वाष्प दाब 100 mm है और इसका वाष्प दाब 90 mm है तो कितना mm से कम हो गया? 10 mm से कम हो गया। वही 10 mm कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, दोनों के बीच जो अंतर होगा उसी अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर तथा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बीच के अंतर को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा? P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। तो आपने पहले वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब देखा, उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या देखेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तथा वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट के अनुपात को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, यानी RLVP इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा P। आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या से सूचित करते हैं, P0 से। तो डेल्टा P बाई P0, यही दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी डेल्टा P को हम ये भी लिख सकते हैं P0 माइनस PS। अब बताइए क्या हो गया, P0। यही कहलाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। अब हम लोग वेपर प्रेशर तो समझ गए, यहाँ एक लॉ सीख लेते हैं, रॉल्स लॉ। पहले आप लोग देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले वेपर प्रेशर देखा, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा, राइट। अब हम लोग देखते हैं आज फिर इसके आगे, इसी में है एक रॉल्स लॉ। Rayleigh law for RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रॉल्स लॉ क्या होता है, तो आप लिख लेंगे कि इससे नियम के अनुसार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, या सीधा समानुपाती होता है भी कह सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ कि RLVP इक्वल टू क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं, P0 माइनस PS बाई P0, या इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम लोगों ने अभी वही देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या निकाले थे, तो P0 माइनस PS बाई P0। तो इसके जगह रख दिए ये, तो यह एक फार्मूला बन गया जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। वह फार्मूला क्या है, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहाँ P0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब, PS क्या है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब, और मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको फिर आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि आप मोल फ्रैक्शन जब निकाले तो अब हम लोग ये देखते हैं calculation of molecular weight using Rayleigh's law।
हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे अभी किसके हेल्प से, रॉल्स लॉ के हेल्प से। किसके हेल्प से, रॉल्स लॉ के हेल्प से। तो अगर मान लीजिए कि कोई ये सॉल्यूशन है, क्या है यह, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में माना कि सॉल्यूट का भार W1 ग्राम, सॉल्यूट का अनुभार M1 ग्राम पर मोल, सॉल्वेंट का भार W2 ग्राम, सॉल्वेंट का अनुभार M2 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब देखिए यहाँ कि सॉल्यूट का यदि मोल निकालेंगे, सॉल्यूट का मोल, तो मोल बराबर भार ग्राम में बटा अनुभार। तो भार कितना है W1 और अनुभार कितना है M1। तो W1 बाई M1 किसका मोल निकल गया, सॉल्यूट का। उसी तरह से सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का भार कितना है, W2 है, और इसका अनुभार कितना है, M2 है। तो दोनों का मोल निकाल लिए हम लोग, निकाल लिए। अब देखिए कि सॉल्यूशन का कुल मोल कितना होगा। तो सॉल्यूशन में कुल मोल, तो सॉल्यूट का मोल जोड़ सॉल्यूशन का मोल, दोनों को, सॉल्यूट का मोल जोड़ सॉल्वेंट का मोल, दोनों मोल को अगर हम जोड़ देंगे तब हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन का कुल मोल। तो यानी W1 बटा M1 प्लस W2 बटा M2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन में कुल मोल, सॉल्यूशन में कुल मोल। अब आप देखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यदि निकालते हैं तो सॉल्यूट का कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में रखते हैं सॉल्यूट का मोल और नीचे कुल मोल। यानी सॉल्यूट का मोल है W1 बाई M1 अब बाई टोटल मोल कितना है W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, W2 बाई M2। तो ये आपका निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देख लीजिए आप लोग। तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, हमको रॉल्स लॉ पता है। अब इस वैल्यू को वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, वहाँ पर हम लोग रख देंगे तो क्या पाएंगे, सो देखिए। देखिए यहाँ रॉल्स लॉ से हम लोग क्या जानते थे कि P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये जानते हैं। तो अब P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह क्या रख सकते हैं, W1 बाई M1 अब बाई W1 बाई M1 अब प्लस W2 बाई M2, W2 बाई M2, ये निकल गया। अब यहाँ एक कंडीशन और लगाते हैं कि यदि सॉल्यूशन को अत्यधिक डाइल्यूट कर देते हैं, मान लीजिए कि सॉल्यूशन है जैसे 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी मिलाए तो शरबत मीठा होगा, लेकिन उस 250 ग्राम चीनी वाले 1 लीटर पानी में 20 लीटर पानी और मिला दिए
तो 20 या 21 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी बहुत कम हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चीनी मिलाया हुआ है कि नहीं। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट क्या हो गया, बहुत बहुत कम हो गया। तो उसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ एक कंडीशन हम दे देते हैं कि यदि सॉल्यूशन को अत्यधिक डाइल्यूट कर दिया जाए तो W1/M1 का मान बहुत 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 छोटा हो जाएगा W2/M2 से। इसका मतलब है कि यहाँ W1/M1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, P0 माइनस PS/P0 बराबर W1/M1 बाई क्या चीज़ W2/M2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा W1/M1 इंटू M2/W2। तो एक फार्मूला आ गया P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू W1/M1 गुने M2/W2। मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से इसी फार्मूले पे बनेंगे। P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू W1/M1 इंटू M2/W2। P0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब। PS क्या है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। W1 क्या है, सॉल्यूट का वेट ग्राम में। M1 क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। M2 क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। एंड W2 क्या है, सॉल्वेंट का वेट ग्राम में। अंडरस्टैंड। तो ये था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर आधारित है। हमने की प्रॉब्लम लिख दिया है कि किसी खास ताप पर प्योर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। जब 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब इतना 0.845 बार हो जाता है। तो सॉल्यूट का अनुभार क्या होगा, सॉल्यूट का अनुभार क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप तो यह जानते ही हैं कि हम लोग रॉल्स लॉ से क्या जानते हैं, P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू W1/M1 इंटू M2/W2। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, ये की पॉइंट। तो अब चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, कहता है किसी खास ताप पर प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर बेंजीन है तो वो सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब को हम किस चीज़ से सूचित किए हैं, P0 से। किस चीज़ से, P0 से। तो P0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.850 बार दिया हुआ है। अब कहता है कि जब 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का वेट हम लोग मानते हैं क्या, W1, तो कितना है ये 0.5 ग्राम। किस में मिलाया जाता है, 39 ग्राम बेंजीन में। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आप यह देखिए कि 39 ग्राम बेंजीन है तो सॉल्वेंट कौन हो गया, 39 ग्राम बेंजीन। सॉल्वेंट को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, W2 से। तो ये हो गया 39 ग्राम। सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो इसका अनुभार
M2 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 छक 72 प्लस 6 78 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। तो अनुभार भी मालूम हो गया। कहता है कि जब 39 ग्राम बेंजीन में मिला देते हैं तो विलयन जो सॉल्यूशन बनता है उसका वाष्प दाब, सॉल्यूशन का वाष्प दाब यानी PS इक्वल टू कितना हो जाता है 0.845 बार। तो सॉल्यूट का अनुभार यानी M1 की गणना कीजिए। तो आप देखिए यहाँ आपको ये सारा चीज़ मालूम है, P0 मालूम है, W1 मालूम है, W2 मालूम है, M2 मालूम है, PS मालूम है और आपको P0 भी मालूम M1 निकालना है। तो रॉल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, रॉल्स लॉ से क्या जानते हैं P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। ये बातें हम लोग जानते हैं। तो ये बातें जानते हैं तो इसको अब सॉल्व जब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ कि 0.850 माइनस 0.845 बाई P0 कितना हो जाएगा 0.850 इक्वल टू W1 की कितना, W1 हो गया 0.5 बटा M1 निकालना है और M2 क्या हो जाएगा इसका, M2 हो गया 78 और W2 क्या हो जाएगा 39, इससे कट गया 2 यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई M1 नहीं, ये हो जाएगा 10 में से कितना गया 5 गया तो 5 और 0 ये 0 इतना बाई 0.850 यानी इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा यानी M1 बराबर 0.850 बाई 0.005 यानी इसको कट कर देंगे 170 ग्राम पर मोल आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा एक और सवाल है, ठीक से पहले देख लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा एक और सवाल है उसको देखते हैं। वो है कहता है कि प्योर H2O यानी प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब 300 केल्विन पर 12.3 kPa है। फिर यहाँ P0 क्वेश्चन नंबर 2 है, P0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 12.3 kPa किलो पास्कल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यानी विलयन का वाष्प दाब। इसमें हम लोग को निकालना है सॉल्यूशन का मान। किसका मान निकालना है, सॉल्यूशन का मान। किसका मान निकालना है, सॉल्यूशन के वाष्प दाब का मान निकालना है, यानी PS का वैल्यू व्हाट। क्या लिंक दिया हुआ है 1 मोलल विलयन। 1 मोलल, मोलल का मतलब क्या होता है मोलालिटी से। मोलल का मतलब क्या होता है मोलालिटी, और मोलालिटी का मतलब हुआ मोल पर केजी सॉल्वेंट, मोल पर केजी सॉल्वेंट। तो आप देखिए यहाँ कि 1 मोलल, मोलल 1 मोलल मीन्स व्हाट, यहीं पर हम लिखते हैं 1 मोलल मीन्स क्या होगा। 1 मोलल का मतलब हुआ कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट होगा।
1 मोलल का मतलब क्या हुआ, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट। तो ये क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट हमारा कितना हो गया, 1 kg। सॉल्वेंट कितना हुआ, 1 kg, यानी सॉल्वेंट के वेट को हम लोग क्या मानते हैं, W2। तो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। सॉल्वेंट पानी है तो उसका अनुभार 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सॉल्यूट कहता है कि 1 मोल, तो 1 मोल सॉल्यूट यानी वेट इन ग्राम, बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, यह सॉल्यूट का हो गया। और ये कितना दिया हुआ है, 1 मोलल है, तो 1 मोल सॉल्यूट है। तो आप देखिए W1 पता है, M1 W1 बाई M1 पता है, W2 M2 पता है, P0 पता है। तो PS का मान निकल जाएगा कि P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। तो इसका वैल्यू तो 1 ही है, यानी इसको वैल्यू रख देंगे तो 12.3 माइनस PS बाई 12.3 इक्वल टू ये 1 इंटू M2 कितना हो गया 18 और बाई W2 कितना हो गया 1000। नहीं तो अब आप देख लीजिए यहाँ कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12.3 माइनस PS इक्वल टू 12.3 इंटू 0.018, इतना ही हो गया। नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, PS इक्वल टू आ जाएगा 12.3 माइनस 12.3 इंटू 0.018। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 12.08 kPa आंसर। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। और भी बातें बहुत हैं इसमें बताएंगे, आप ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा वीडियो को देखिए। अभी कुछ काम में हम व्यस्त हैं इसलिए लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द उस सब परेशानियों से दूर हो जाएंगे। वो परेशानी क्या है, कुछ प्रोग्रेस का काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा बिजी है, इसलिए घबराइएगा नहीं। जब हम उस काम से फ्री हो जाएंगे तो हम लगातार आप लोग को पढ़ाएंगे। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, ऐप वगैरह बन रहा है। आगे आप लोग को जैसा भी होगा सूचना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।